हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑन स्किलटल एजुकेशन एंड माई सेल्फ आशीष बचवानी। हम लोग अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं जीपीएससी, यूपीएससी एंड गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए, जहां पे मैं आपको हिस्ट्री रिलेटेड टॉपिक्स के बारे में क्लियर करवाऊंगा। जियोग्राफी और सिविक्स के बारे में भी हम लोग पढ़ने वाले हैं और हम लोग ज़्यादातर फोकस करेंगे कि जितनी भी चीज़ें हैं उसको बहुत ईजी तरीके से समझें, ताकि हम लोग इन फ्यूचर एक अलग ही जनरेशन क्रिएट कर सकें। ऐसी जनरेशन जिनके पास नॉलेज अच्छा हो, जो बेटर फ्यूचर बना सकती है। सो हम इसी चीज़ पे फोकस करने वाले हैं। स्किलटल एजुकेशन आपको सीखने की आज़ादी प्रोवाइड करता है। हमारा यही लोगो आपको बाकी सारे स्टूडेंट से अलग बनाता है। मैं आपको अपने बारे में इंट्रोडक्शन बता दूं तो हम लोग यहाँ पे स्टैंडर्ड 6 में हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, सोशल साइंस फाउंडेशन की। मैं आपको हिस्ट्री स्टैंडर्ड 6 की पढ़ा रहा हूँ, बट ऐसा नहीं कि सिर्फ स्टैंडर्ड 6 के बच्चे ही इसको देख सकते हैं। 7th, 8th, 9th के स्टूडेंट्स भी इसको पढ़ सकते हैं। या फिर आप अगर जीपीएससी, यूपीएससी एस्पिरेंट्स हो, आप अगर कोई गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, एसएससी या एचएससी की, तो अगर आपके पास पूरी टेक्स्ट बुक पढ़ने का टाइम नहीं है और आप सिर्फ रिवीजन कोर्स चाहते हो, तो आप इस कोर्स को, इस फाउंडेशन कोर्स को पढ़ सकते हो, जहाँ पे मैं आपको हिस्ट्री के रिलेटेड, जियोग्राफी और सिविक्स के रिलेटेड सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा बहुत ही सही तरीके से, जहाँ पे आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। आपको टेक्स्ट बुक का एक एक पेज, एक एक लाइन, एक एक वर्ड पढ़ने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। तो ये कुछ टर्म है जो मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ। तो पहले हम लोग ने 2 पार्ट पढ़ लिए हैं, आपने अगर वो नहीं देखे तो पहले उसको वाइंड अप कर दो। हमने एंशिएंट पीपल के बारे में पढ़ा हुआ है, उनके पार्ट 1 और पार्ट 2 के बारे में पढ़ा हुआ है। आज सिमिलरली हम लोग एंशिएंट पीपल के पार्ट 3 में जाने वाले हैं। यहाँ पे मैंने 3rd पार्ट क्रिएट किया है, जहाँ पे मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। तो अब तक हमने हंटर गैदर्स और स्किल गैदर्स के बारे में पढ़ लिया। तो चलिए शुरू करते हैं। पार्ट 3 में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। पार्ट 3 में हमने थोड़ा एग्रीकल्चर पे फोकस किया है, क्योंकि जीपीएससी, यूपीएससी में सिर्फ एंशिएंट पीपल के बारे में नहीं आता, बहुत सारी चीज़ें भी आती हैं। तो थोड़ा मैंने कोर्स को अपग्रेड किया है, थोड़ा मैंने लेवल हाई किया है। यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ विच डिफरेंट प्लांट्स ग्रो इन अ डिफरेंट कंडीशन। अलग अलग कंडीशन में कैसे कैसे तरह के प्लांट्स ग्रो होते हैं ना। तो इन चीज़ों के बारे में आज हम प्लांट्स के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन लेंगे कि अलग अलग कंडीशंस में कैसे कैसे प्लांट्स ग्रो किए जाते हैं। तो आपको पता है कौन से प्लांट्स होते हैं? नहीं पता तो पहले हम लोग टाइप्स ऑफ प्लांट्स के बारे में बेटा पढ़ते हैं कि प्लांट्स के टाइप कौन कौन से होते हैं और किस किस तरह के प्लांट्स होते हैं। तो सबसे पहली चीज़ हम लोग लेते हैं, ये कुछ टाइप मैंने लिया है प्लांट का, जिसे हम कहते हैं हर्ब्स, है ना। हर्ब्स मतलब कि जड़ी बूटियाँ। मैंने कुछ इमेजेस लगाए, जैसे मैंने यहाँ पे लिया है मिंट, है ना, जिसे हम पुदीना कहते हैं। पुदीना की आप घर पे चटनी बनाते होगे, या पुदीना एक जड़ी बूटी है ना। जैसे आपके घर पे तुलसी के पत्ते होंगे, वैसे आपको एक अदरक पता है। अदरक भी एक तरह की जड़ी बूटी है। हम लोग चाय वगैरह में जब सर्दी हो जाती है या ठंड का मौसम हो जाता है तो हम अदरक वाली चाय भी लेते हैं। तो अदरक क्या करता है, हमारे बॉडी को थोड़ा वार्म रखता है, हमें जो सर्दी या कफ हो गया उसे निकाल देता है। तो ऐसी बहुत सारा की, जैसे मैंने लिखा है कि यहाँ पे ओरेगानो है, बैसिल है, चिव्स है, रोजमेरी है एंड थाइम है। ये अलग अलग प्लांट्स हैं जो दुनिया के अलग अलग कोने में ग्रो होते हैं। ऐसे प्लांट जिन्हें जड़ी बूटियों के तौर पे यूज़ किया जाता हो, जिनमें से एक तुलसी भी है, जिसे हम हर्ब्स कहते हैं। तो टाइप्स ऑफ प्लांट में सबसे पहले हमने पढ़ा हर्ब्स। सेकेंड टाइप अगर हम देखें किस तरह के प्लांट होते हैं, जिसे हम कहते हैं श्रब्स, मतलब कि झाड़ियाँ। आप गार्डन्स वगैरह में जाओगे तो आपको छोटे छोटे प्लांट्स मिलेंगे ऐसे, जिसे झाड़ियाँ कहते हैं। आप जंगल में जाओगे तो वहाँ पे आपको घास मिलेगा। सिमिलरली आप जंगल में, गार्डन में या जंगल में जाते हो तो ऐसे आपको झाड़ियाँ तो मिलेंगी, बट आपको फ्लावर्स वाले प्लांट्स भी मिलेंगे, इस पे छोटे छोटे फूल हो गए, छोटे छोटे पौधे जिसे हम कहते हैं ना। तो उसे आप श्रब्स में ले सकते हो। जो छोटे छोटे प्लांट हैं, छोटे छोटे पौधे हैं, इन सबको हम श्रब्स में इंक्लूड कर सकते हैं। तो पहले हमने पढ़ा हर्ब्स के बारे में, दूसरा हमने पढ़ा श्रब्स के बारे में। फिर अगर हम देखें तो थर्ड है हमारे पास क्लाइंबर्स, मतलब चढ़ने वाले पौधे। ऐसे पौधे जिनको ग्रो करने के लिए किसी के सपोर्ट की जरूरत है ना, ये खुद से ग्रो नहीं हो सकती, ये गिर जाते हैं। जैसे आपको बताऊं कि यहाँ पे जो रोज फ्लावर है ना, ये जो फ्लावर का जो प्लांट है, इसे क्लाइंबर कहते हैं। इनके जो रूट्स होते हैं ना, ये जमीन के नीचे होते हैं, पर इनको ऊपर ज़्यादा ग्रो करने के लिए किसी के सहारे की ज़रूरत होती है। जिस तरह से ग्रो होते जा रहे हैं, होते जा रहे हैं, होते जा रहे हैं, इसे हम कहते हैं लताएं। पेड़ की लताएं होती हैं, है ना। तो इनको ग्रो करने के लिए किसी के सपोर्ट की ज़रूरत होती है, तो इसे हम क्लाइंबर्स कहेंगे। आप अलग अलग तरह के क्लाइंबर्स ट्री के बारे में गूगल कर सकते हो।
मैंने उसको डीप में नहीं लिया, सिर्फ मैं समझा रहा हूँ कि टाइप्स ऑफ प्लांट कौन कौन से होते हैं। तो हमने हर्ब्स के बारे में पढ़ा, श्रब्स के बारे में पढ़ा, क्लाइंबर्स के बारे में भी हमने पढ़ा। तो क्लाइंबर एक तरह के पेड़ हैं। फिर हम देखते हैं ट्रीज के बारे में। आपके घर के आसपास में बहुत सारे, जैसे कि नीम ट्री हो गया, बैशिल ट्री हो गया, ऑनियन ट्री हो, ऑनियन के बारे में छोटे छोटे शूट्स होते हैं, मैंगो ट्री हो गया। फिर आप ले सकते हो ऐसे ट्रीज जो आपको अलग अलग ऐसे फ्लावर्स देती है, अलग अलग फ्रूट्स देती है। तो ऐसे मल्टीपल्स और बहुत 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 सारे ट्रीज हैं। तो ट्रीज के अंदर आप देख सकते हो, आप वेजिटेबल्स को इंक्लूड कर सकते हो, फ्रूट्स के लिए जितने भी ट्रीज है उसको इंक्लूड कर सकते हो। मैं सिर्फ आपको टाइप्स पढ़ा रहा हूँ, टाइप्स ऑफ प्लांट के किस किस तरह के प्लांट होते हैं, है ना। तो हर्ब्स हो गए, श्रब्स हो गए, ओके, क्लाइंबर्स हो गए, ट्रीज हो गए। आप इसके अंदर फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को ऐड कर सकते हो जितने भी ट्रीज हैं। एंड देन उसके बाद हैं क्रीपर्स, मतलब कि लताएं। जैसे आपने मनी प्लांट के बारे में पढ़ा होगा, तो ये लताएं हैं। तो ये लताएं जो हैं वो इस तरह से होती है। ये लताएं के बारे में भी आपने पढ़ा होगा कि आपने देखा होगा कि घर के बाहर जो छोटे छोटे गार्डन्स होते हैं, फ्लावर्स होते हैं, उनको आप ग्रो करते हो तो वो पेड़ नीचे की तरफ बड़े होते हैं, वो झुकते जाते हैं। तो ये जो लताएं हैं, इसे लताएं कहते हैं हम लोग। अगर आप इसको सपोर्ट दोगे ना, इसको आप ऊपर ग्रो करने के लिए सपोर्ट दोगे, तो ये ऊपर ग्रो नहीं होंगे, ये नीचे ही ग्रो होंगे, डाउन टू अर्थ ही जाएंगे। तो इसे क्रीपर्स कहेंगे। अगर आप इसको सपोर्ट दे रहे हो और वो ऊपर की तरफ ग्रो कर रहा है, तो ऐसे ट्रीज को हम लोग क्या कहेंगे? क्लाइंबर्स। तो क्लाइंबर्स और क्रीपर्स में क्या फ़र्क है? क्रीपर्स को सपोर्ट दो तो भी वो ऊपर नहीं जाते, और क्लाइंबर्स को सपोर्ट दो तो वो आगे की तरफ ग्रो होते जा रहे हैं, अगर आप एक लकड़ी का सहारा उसको दे रहे हो तो ये 5 टाइप हमने पढ़े। हर्ब्स के बारे में, श्रब्स के बारे में, क्लाइंबर्स, ट्री एंड क्रीपर्स। ये अलग अलग टाइप ऑफ एग्रीकल्चर है। एग्रीकल्चर तो नहीं, बट अलग अलग टाइप ऑफ प्लांट कह सकते हो, अलग अलग तरह के प्लांट जिसको हम लोग ग्रो करते हैं। क्लियर है? सेकंड, अगर हम आगे जाएं, हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है कि हाउ एग्रीकल्चर स्टार्टेड। हमने खेती बाड़ी को कैसे शुरू किया? तो एग्रीकल्चर को कैसे शुरू किया, वो सबसे बड़ा सवाल है। हमने पढ़ा था कि पहले के ज़माने में जो एग्रीकल्चर है वो ओन सेल्फ, मतलब कि नेचुरली होता था। समय जाने के साथ साथ हमने ऑब्जर्व किया उन चीज़ों को, और फिर हमने भी हमारी खुद से खेती करना शुरू कर दी। ये हमने सेकंड पार्ट में पढ़ा। पर सवाल थोड़ा यहाँ पे अलग है कि खेती शुरू कैसे हुई। तो यहाँ पे मैंने कुछ फोटोज और कुछ चीज़ें रखी हुई है जिसको हम पढ़ते हैं। पीपल ऑब्जर्व द प्लांट एंड हाउ दे ग्रो। ये हमने पार्ट 2 में भी पढ़ा कि लोगों ने ऑब्जर्व करना शुरू किया कि कैसे प्लांट ग्रो हो रहे हैं, और उनके अकॉर्डिंग खेती करना शुरू कर लिया। तो ग्रेजुअली दे ऑल्सो स्टार्टेड ग्रोइंग क्रॉप्स। जब हमने पार्ट 2 में पढ़ा था कि उन्होंने पहले देखा खेती कैसे होती है, और जैसे खेती हो रही है, क्योंकि हमने देखा कि एक छोटा सा पौधा है, उसको धूप मिल रही है, उसको बारिश मिल रही है, उस बारिश की उस पौधे पे इफेक्ट हो रही है और वो पौधा ग्रो हो रहा है। तो हमने भी वही प्रोसेस की, हमने भी एक छोटे से सीड्स को पानी दिया, उसको सनलाइट दी और उसको ग्रो करने की कोशिश की, और इस तरह से हमने एग्रीकल्चर को स्टार्ट किया। बहुत बेसिक चीज़ है ना। तो एग्रीकल्चर से ऐसे स्टार्ट किया हमने, ऑब्जर्वेशन से, और नेचुरली जो ग्रो होता था उसको देखकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वॉज द फर्स्ट एनिमल टू बी टैम्ड। टैम्ड का मतलब होता है कि पालना। हमने सबसे पहले कौन से जानवर को पाला था? सोचो, दिमाग की बत्ती जलाओ और ट्राई करो मुझे बताने की दुनिया का पहला कौन सा जानवर था जिसको हम हमारे साथ लेके चलते थे। सोचो 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 सोचो, ट्राई टू थिंक। मेरे पास आंसर तो है। चलो, तो फर्स्ट एनिमल टू बी टैम्ड इज अ डॉग। यस, यू आर 100% राइट। डॉग सबसे पहला इंसान था, है ना। पीपल ऑल्सो गॉट इंटरेस्टेड इन टैमिंग एनिमल्स। हमने एनिमल्स के बारे में पढ़ा ना, हमने चैप्टर में पढ़ा पार्ट 2 के अंदर कि हम लोग एनिमल लवर थे। हमारे पास हमने देखा काऊ है, गॉट है, शीप है, फिश है, ये सारे एनिमल्स को खाते भी थे और हमारे साथ भी रखते थे। इवन हम लोग एनिमल्स का हंटिंग करते थे। पर हमने सबसे पहले कौन सा एनिमल हमारे साथ टैम्ड करना शुरू किया, पालना शुरू किया, तो वो था डॉग। द डॉग वॉज द फर्स्ट एनिमल टू बी टैम्ड। एग्जाम में अगर आए तो आप याद रख सकते हो। ओके, तो सबसे पहला एनिमल कौन सा टैम किया था? हमने डॉग हमने टैम किया था। फिर हमारे पास क्वेश्चन है हाउ दे यूज्ड अ ग्रेन।
तो दे किसके लिए यूज किया है मैंने यहाँ पे? दे मैंने यूज किया है जो हमारे एंशाइंट पीपल हैं उनके बारे में, कि वो ग्रेन्स को कैसे यूज करते थे, कौन कौन से ग्रेन यूज करते थे। तो अगर हम देखें वो ग्रेन्स में क्या क्या यूज करते थे, तो इतनी सारी चीजें आप देख सकते हो, वीट है, राइस है ना, यहाँ पे आप देख सकते हो भुट्टा है, मूंगफली है। तो अलग अलग चीज़ें, जितने भी ग्रेन्स हैं मैंने कोशिश की है कवर करने की एक इमेज में। इतने सारे ग्रेन्स थे जिनका वो इस्तेमाल करते थे। तो ग्रेन्स मतलब कि जो अनाज है उसका वो यूज़ करते थे एज अ सीड। सीड्स मतलब कि उसमें से वो क्या ग्रो कर सकते थे? क्रॉप्स, मतलब खेती कर सकते थे। जो अनाज मिला है उसमें से बीज निकाल दो और उस बीज को वापस ग्रो करो, उसमें से बहुत सारे अनाज के दाने मिलेंगे, आधों को खा जाओ, आधे की खेती करो। इस तरह से खेती चलती रहती है। दूसरा, जो आधा खाना बचा उसको क्या करो? एज अ फूड, खाने के लिए इस्तेमाल करो। और किसी को अगर गिफ्ट देना हो तो पहले के ज़माने में ग्रेन्स गिफ्ट किए जाते थे। हाँ, मतलब ये गिफ्ट वाली सिस्टम तो बहुत पुरानी है जो आपको बर्थडे पे मिलती है। तो गिफ्ट जो है वो ग्रेन्स एज अ किए जाते थे। तो ग्रेन्स का 3 तरह से इस्तेमाल होता है। सबसे पहला इस्तेमाल होता है एज अ सीड, दूसरा इस्तेमाल होता है एज अ फूड एंड तीसरा इस्तेमाल होता है एज अ गिफ्ट। तो ग्रेन्स वेयर यूज्ड एज अ सीड्स, फूड्स एंड अ गिफ्ट एंड दे वेयर ऑल्सो स्टोर्ड बाय देम। वो लोग उसको क्या करते थे? स्टोर भी करते थे। मतलब कि उनको स्टोर करने के साथ साथ ह्यूमंस जरूर पड़ने पर ही इस्तेमाल करते थे। मतलब ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। सीड्स की तरह फूड, गिफ्ट और स्टोर भी करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इन विच टाइप ऑफ द हाउस दे लिव। किस तरह के घर में वो लोग रहते थे, उनका घर कैसे होता था। सो आर्कियोलॉजिस्ट हैव अ फाउंड, यहां पे है ना स्पेलिंग थोड़ा छूट गया है, आर्कियोलॉजिस्ट है, आर्कियोलॉजिस्ट ये पूरा स्पेलिंग है। आर्कियोलॉजिस्ट हैव अ फाउंड ट्रेस ऑफ हट और हाउसेज एट अ सम साइट। तो हमने आर्कियोलॉजिस्ट के बारे में सबसे पहले पार्ट में हमने पढ़ लिया कि आर्कियोलॉजिस्ट को कुछ कुछ घर मिले हैं, कुछ कुछ हट्स मिली है, मतलब कि झुपड़ियाँ मिली हुई हैं। कुछ घर ऐसे थे जहाँ पे वो मिट्टी के मकान थे और ऊपर घास की पुड़िया डाली हुई थी। कुछ मकान ऐसे थे जो लकड़ियों के बने हुए थे। कुछ मकान जो हमने पहले इमेजेस में देखे, जो अगर रिवर साइड पे रह रहे हैं तो लकड़ियों का इस्तेमाल करके झुपड़ियाँ बनाई हुई हैं। तो ऐसे मकान थे आर्कियोलॉजिस्ट के पास जहाँ पे झुपड़ियों बनाई जाती थी, यहाँ पे मिट्टी और घास की पुड़ियों का इस्तेमाल किया जाता था। आप देख सकते हो ये हट्स हैं। ऐसे घर में हमारे एंसाइन पीपल रहा करते थे। फिर हम देखें कि पिट हाउसेस वेयर बिल्ट बाय डिगिंग इनटू द ग्राउंड। अब पिट हाउस मतलब कि ऐसा मकान जो जमीन के अंदर बनाया गया हो डिगिंग करके। मतलब एक जमीन है, जमीन का लेवल है, उसके नीचे मिट्टियां निकाल निकाल के जमीन के अंदर घर बनाया हो। आपने देखा होगा कि बहुत सारे जैसे बंगलो होते हैं जिसके घर में अंडरग्राउंड जमीन होती, अंडरग्राउंड पार्किंग होती है ना। अंडरग्राउंड आप देखते हो कि यहाँ पे कॉम्प्लेक्स में जाते हो तो जमीन के लेवल से नीचे आपको जाके पार्किंग करना पड़ता है। तो वो अंडरग्राउंड जो मकान होते हैं, जो पहले के ज़माने में जो मकान हुआ करते थे, हाउसेस हुआ करते थे, उसे पिट हाउसेस कहते हैं। कुछ इमेजेस देख लेते हैं पिट हाउसेस की, आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने 2 एग्जाम्पल लिए हैं जो ज़मीन के अंदर बनाए गए हैं। तो हालांकि ये मकान है, देखो ये सिर्फ आने जाने का रास्ता है ऊपर से, बाकी जो पूरा मकान है यहाँ से आप जा सकते हो नीचे की तरफ, और नीचे पूरा एक मकान बनाया होगा, जिसे हम पिट हाउस कहते थे। बाहर वो इस तरह से डिज़ाइंस करते थे पिट हाउस को। ओके, हालांकि मैंने ये लेटेस्ट इमेज लिया, पीछे कार देख सकते हो, मतलब ये एक लेटेस्ट इमेज है, लेकिन पहले लोग ऐसे रहते होंगे। सेकंड मैंने यहाँ पे लिया, देखिए आप सकते हो यहाँ पे घास की पुड़िया है, ऊपर देखो हथियार वगैरह रखे हुए हैं, है ना, और ये ऊपर मिट्टी वगैरह है, और नीचे देखो आप लकड़ी रखी हुई है, ये एकदम नीचे की तरफ लकड़ी जा रही है। तो नीचे मकान बनाया है जमीन के अंदर, जिसे हम पिट हाउसेस कहते हैं, जो डिगिंग करके बनाया गया है, खोद कर बनाया गया है। हमने डिगिंग के बारे में भी पढ़ लिया। सेकेंड, हाउ वीविंग ऑफ क्लोथ आर स्टार्टेड। खेत मतलब कि कपड़े बनाना कैसे शुरू हुआ। तो कपड़े बनाने से कैसे शुरू हुई, तो पीपल ग्रू द कॉटन। लोग किसकी खेती करते थे, कॉटन की, क्योंकि कॉटन में से क्या बनती है, थ्रेड, और थ्रेड में से क्या बनती है, क्लोथ। जो थ्रेड है, जो पतली डोरियां हैं, उनको मिला के कपड़े बनाए जाते हैं। तो खेती कैसे शुरू हुई, सबसे पहले लोगों ने कॉटन की खेती करना शुरू किया और कॉटन की खेती में से ही कपड़े बनाने शुरू किए। मतलब वेविंग ऑफ क्लोथ्स यहाँ से स्टार्ट हुआ। तो सबसे पहले वेविंग ऑफ क्लोथ किस में से मिला, कॉटन से मिला।
सेकंड क्वेश्चन की तरफ अगर हम चलें, विच वॉज द अर्लीस्ट विलेज, सबसे पहले पुराना गांव कौन सा था? तो सबसे पहले जो अर्लीस्ट विलेज है वो था मेहरगढ़। कौन सा? आप देख सकते हो यहाँ पे हड़प्पा है, यहाँ पे मोहनजोदड़ो है और यहाँ पे लोथल है, जिसके बारे में हम लोग चैप्टर 4 में पार्ट 2 में पढ़ने वाले हैं। सिर्फ अभी हम पढ़ेंगे मेहरगढ़, जो अभी पाकिस्तान में है, जो सबसे पुराना विलेज हुआ करता था, क्योंकि यहाँ पे सिंधु रिवर होती थी, हमने पढ़ा था पार्ट 1 में। यहाँ पे नर्मदा होती थी, यहाँ पे गंगा, तो नर्मदा और गंगा के पास लोग रहते थे। वैसे सिंधु और ब्रह्मपुत्रा का जो प्लेन्स है, नदी वाला इलाका, उसके पास भी लोग रहते थे। इसे हम कहते हैं मेहरगढ़। मेहरगढ़ वॉज लोकेटेड इन द फर्टाइल प्लेन। फर्टाइल के बारे में हमने पढ़ा, मतलब कि उपजाऊ जमीन होती थी। क्यों उपजाऊ होती थी? क्योंकि इसके आसपास में नदी है, तो नदी के आसपास में मेहरगढ़ गांव बना हुआ है, मतलब कि ये जमीन उपजाऊ होती थी। और उपजाऊ जमीन कहाँ पर है? नियर द बोलान पास। बोलान पास एक जगह का नाम है, कहाँ पे? पाकिस्तान के अंदर। उसके पास में एक गांव है जिसका नाम हुआ करता था मेहरगढ़। मेहरगढ़ के लोग भी खेती करते थे, वो लोग भी कॉटन बनाते थे और कॉटन में से कपड़े बनाते थे। वो लोग कौन सी खेती करते थे? बैरली एंड वीट, मतलब कि चावल और गेहूं की, राइस एंड गेहूं की खेती करते थे। और ये सबसे पुराना गांव माना जाता है अपनी हिस्ट्री में। विच वन ऑफ द अर्लीस्ट विलेज इन आवर हिस्ट्री, हमारी हिस्ट्री में सबसे पुराना गांव माना जाता है मेहरगढ़। आई होप सो आपको समझ में आ रहा है बेटा। विच वॉज द फर्स्ट अर्लीस्ट विलेज, हर एक टॉपिक को समझाने के लिए मैंने एक एक क्वेश्चन ऐड किया है। विच वॉज द अर्लीस्ट विलेज, तो मेहरगढ़ सबसे पहला इलाका था, बोलान पास के आसपास में। बोलान पास एक जगह की नाम है। वो लोग कौन सी खेती करते थे? तो बैरली और वीट की खेती करते थे। और इट इज़ वन ऑफ द अर्लीस्ट विलेज, जो सबसे पुराना और सबसे पहला विलेज माना जाता था। सेकेंड स्लाइड की तरफ चलें, मेहरगढ़ के बारे में हम कुछ देखते हैं। तो मेहरगढ़ से हमें कुछ रिमेन्स मिले हैं। रिमेन्स मतलब कुछ चीज़ें, पुराने तत्व मिले हैं, है ना, कि वहाँ के लोगों के घर कैसे होते हैं। तो हमें उनके घर के रिमेन्स मिले हुए हैं कि वो किस तरह से रहते थे। तो उनके घर जो होते थे वो 4 और मोर कंपार्टमेंट के होते थे, मतलब कि ऐसे 4 अलग अलग कंपार्टमेंट होते थे उनके घर में। कभी कभी 4 की जगह पे 5 कंपार्टमेंट भी होते थे। जैसा आप कह सकते हो ये 4 BHK, 4 बेडरूम, एक हॉल और एक किचन हो गया। यहाँ 3 BHK, 3 बेडरूम, हॉल और किचन हो गया। तो ऐसे कंपार्टमेंट होते थे, हम इमेज में देख सकते हैं। यहाँ पे अलग अलग कंपार्टमेंट्स हैं। यहाँ पे जाने का रास्ता है, ये कंपार्टमेंट है, ये अंडरग्राउंड कंपार्टमेंट है, यहाँ पे जाने का रास्ता है, यहाँ से यहाँ जा सकते हो। तो ये एक अच्छी सी इमेज है मेहरगढ़ की, जहाँ पे लोग रहते थे, जो 4 BHK 3 BHK में रहते थे, जो हम अभी के टर्म के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। तो मेहरगढ़ के लोग खेती भी करते थे, कॉटन भी ग्रो करते थे, कपड़े भी पहनते थे, और साथ ही साथ मेहरगढ़ के लोग क्या करते थे? 4 BHK के रूम में भी रहते थे। अब सवाल ये है कि वीविंग ऑफ क्लोथ आर स्टार्टेड, कैसे स्टार्ट हुआ? कॉटन बना, कॉटन से स्टार्ट हुआ। कैसा सवाल पूछ रहे हो सर, है ना? तो एक बार इसका आंसर भी पढ़ते हैं। तो पीपल ग्रू अ कॉटन बाय दिस टाइम एंड सो वीविंग ऑफ क्लोथ हैड बिगन, खेती करते थे उससे स्टार्ट हुआ। हालांकि ये स्लाइड रिपीट हुई। फिर हमने पढ़ा विच वॉज द अर्लीस्ट विलेज, सबसे पहला विलेज कौन सा था? मेहरगढ़, इसके बारे में भी हमने पढ़ा। फिर हमने देखा कि मेहरगढ़ के लोग 4 BHK के मकान में रहते थे। अब कौन कौन सी चीज़ों का इस्तेमाल करते थे? स्टोन टूल्स, लाइक अ स्टोन कॉल्ड अ जैडिएट। जैडिएट करके एक स्टोन होता था जिसका इस्तेमाल वो लोग करते थे। ये वो स्टोन है, ये वो ग्रीन कलर का स्टोन है जिसे हम कहते हैं जेडिएट स्टोन। यह ज़्यादातर हमें रिवर के अंदर से मिलता है और इसका इस्तेमाल वो गहने बनाने के लिए, या आपने देखा होगा कि जो रिंग होती है ना, रिंग के ऊपर ऐसे ग्रीन कलर का एक छोटा सा पत्थर पहनते हैं। ज़्यादातर जो इस्लामिक धर्म के लोग होते हैं ना, वो इस पत्थर को ज़्यादा पहनना पसंद करते हैं। तो जेडिएट कलर का पत्थर जो है मेहरगढ़ से हमें मिला था। आप देख सकते हो यहाँ पे इमेज में मेहरगढ़ है। ओके, हैव बीन फाउंड इन द दाहोजाली हैडिंग। अब दाहोजाली हैडिंग से भी मिला था, मेहरगढ़ से तो मिला था, वहाँ के लोग तो पहनते थे, बट दाहोजाली हैडिंग से भी मिला था जो ब्रह्मपुत्रा वैली में है। अब दाहोजाली हैडिंग कहाँ है? तो दाहोजाली हैडिंग इंडिया में है, इंडिया में आसाम मेघालय के पास में, ये रहा दाहोजाली हेडिंग। तो दाहोजाली हेडिंग के लोग हैं वो इस तरह के पत्थर का इस्तेमाल करते थे, ऑर्नामेंट्स वगैरह बनाते थे इन चीज़ों के, है ना। और इस ऑर्नामेंट का नाम, जो पत्थर है इसका नाम क्या है? टूल का नाम जेडिएट। ओके, तो आई होप सो आपको समझ में आएगा कि जेडिएट कैसा होता है। जेडिएट का कलर ग्रीन कलर का होता है और दाहोजाली हेडिंग के लोग थे वो पढ़ते थे। तो यहाँ तक हमने टर्म पढ़ ली। अब हम इंपॉर्टेंट टर्म्स की तरफ जा रहे हैं।
इंपॉर्टेंट टर्म्स अगर हम देखें तो डोमेस्टिकेशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डोमेस्टिकेशन? द टैमिंग ऑफ एनिमल, मतलब हम लोग एनिमल को जो पालते हैं ना उसे हम कहते हैं डोमेस्टिकेशन। डोमेस्टिकेशन मतलब कि हम लोग हमारे पास जो एनिमल्स को पालते हैं, है ना, अलग अलग तरह के जो एनिमल्स होते हैं उनका पर्पस भी अलग होता है। डॉग को हम क्यों रखते हैं? डॉग हमें प्रोटेक्शन देता है ना, जो अगर कोई इंसान चोर हमारे घर में घुस कर आ जाए तो उससे बचाने की कोशिश करता है। मतलब इन शॉर्ट हम कहते हैं कि डॉग, कुत्ता जो एक वफादार होता है ना, तो डॉग इसीलिए रखते हैं। सिमिलरली हम देखें कि तो बाकी काऊ को क्यों रखते हैं? ताकि वो हमें मिल्क प्रोवाइड करें। सिमिलरली हम लोग जब खेती करें, आप देख रहे हो ये हल सींच रहा है, खेती कर रहा है, तो खेती में भी हम लोग क्या कर सकते हैं? काऊ और बुल का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उसे हम कहते हैं डोमेस्टिकेशन। डोमेस्टिकेशन का मतलब होता है अलग अलग एनिमलों को पालना, अलग अलग पर्पस के लिए, अलग अलग इंपॉर्टेंस के लिए अलग अलग एनिमलों को पालना, इसे हम डोमेस्टिकेशन कहते हैं। सेकंड अगर हम देखें तो हमारे पास है फॉसिल वुड। ये आपके लिए नया है और बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको एक बार पढ़ लो कि फॉसिल वुड किसे कहते हैं। फॉसिल वुड तो एंसाइंट वुड दैट हैज हैडेनेड इनटू द स्टोन। हैडेनेड का मतलब आप कन्वर्ट कह सकते हो, ऐसा लकड़ा या ऐसी लकड़ी जो किसमें कन्वर्ट हो जाए? पत्थर में कन्वर्ट हो जाए। सर ऐसा कैसा पॉसिबल है? क्या मजाक कर रहे हो? हाँ बेटा जी पॉसिबल है। जब लकड़ियों को हम लोग नहीं काटते, या फिर मान लो कि कोई एक पेड़ कट गया, बड़ा सा पेड़ का लकड़ी का टुकड़ा कट गया, वो ज़मीन के नीचे दफन हो गया, उसके ऊपर मिट्टी चढ़ गई, उसके ऊपर बारिश की इफेक्ट हुई, उसके ऊपर गर्मियों की इफेक्ट हुई और वो लकड़ा ढक गया। 1000-2000 साल वो लकड़ा ज़मीन के अंदर ही रहा। ज़मीन के अंदर ही रहने के बाद वो लकड़ा धीरे 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 एकदम हार्ड सरफेस में कन्वर्ट होता गया। और वो जब हार्ड सरफेस को हम ज़मीन से बाहर निकालते हैं तो उसकी आधी चीज़ लकड़ी की रहती है और आधी पत्थर की बन जाती है। हालांकि ये पूरा पत्थर नहीं होता, ये स्टोन नहीं होता, ये स्टोन की तरह हार्ड होता है। मेरा कहने का मतलब ये है कि ऐसी फॉसिल वुड इसे कहते हैं कि ऐसा वुड जो पत्थर की तरह हार्ड में कन्वर्ट हो गया है, ऐसे वर्ड को हम कहते हैं फॉसिल वुड। पहली बार पढ़ा ना आपने ये चीज़, आई नो दैट कि ऐसी चीज़ जो ऐसी लकड़ी जो पत्थर में कन्वर्ट हो जाती है, ऐसी वुड को हम कहते हैं फॉसिल वुड। अगर इस फॉसिल वुड को हम बहुत सालों तक और रखें ना तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कॉल में, मतलब कि कोलसा। कॉल मतलब कि जो कोयला आता है ना, कोलसा जिसे हम कहते हैं, वो कोयले में कन्वर्ट हो जाएगा और उस कोयले को हम जलाते हैं इलेक्ट्रिसिटी के लिए, है ना, या फिर उस कोल टार में से हमें अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक पेट्रोलियम प्रोडक्ट मिलते हैं। माय मिस्टेक, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, जैसे कि पेट्रोल है, डीजल है, वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट भी मिलते हैं। तो ये लकड़ी है, हमें बेसिक चीज़ें ये पढ़ना है कि इसे फॉसिल वुड कहते हैं। ऐसी वुड जो लंबे समय तक रहने के बाद वुड में से किस में हार्डनेट हो गई है? स्टोन में हार्डनेट हो गई है, इसे हम कहेंगे फॉसिल वुड। सेकंड हम देखें लेवल्स, तो लेयर ऑफ द लेवल्स मतलब कि जो लेयर ऑफ द माउंट फॉर्म बाय द वेरियस वेस्ट, अलग अलग वेस्ट जो होता है उसकी वजह से अलग अलग लेयर बन जाती है ज़मीन के ऊपर अलग अलग मटेरियल्स की, उसको हम कहेंगे लेवल्स। आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने एक ज़मीन का टुकड़ा लिया हुआ है, सबसे नीचे है पत्थर, पत्थर के ऊपर थोड़ी बहुत छोटी छोटी मिट्टी, यहाँ मिट्टी है, मिट्टी के ऊपर रेती है, उसके ऊपर पानी है, उसके ऊपर भी मिट्टी है, और उसके ऊपर आप देखोगे जैसे जैसे ऊपर जाओगे तो पेड़ पौधे और हवा आ जाएगी। तो ये इसके लेवल्स हैं। सबसे पहले मैंने लिखा है बेड रॉक, सबसे बड़े बड़े पत्थर, फिर हॉरिजन मतलब उससे छोटे छोटे पत्थर, फिर सबसॉइल मतलब मिक्स ऑफ, यहाँ पे पत्थर भी है और मिट्टी भी है, फिर जोन ऑफ लीचिंग मतलब जहाँ पे सिर्फ दलदली इलाका है, पानी और मिट्टी मिक्स है, टॉप सॉइल मतलब सिर्फ और सिर्फ जमीन है। ये कैसी जमीन है? फर्टाइल जमीन है जहाँ पे आप खेती कर सकते हो, और उसके ऊपर आप जाओगे तो सरफेस लिटर, हॉरिजॉन मतलब ऐसी जमीन जिसके ऊपर हम चलते हैं और जिसके ऊपर हम क्या करते हैं? खेती करते हैं। ओके, तो ये अलग अलग लेवल्स हो गए जहाँ पे अलग अलग मटेरियल, अलग अलग वेस्ट मिक्स होकर एक पार्टिकल मतलब एक पूरा हिस्सा बनाता है। इससे पूरे हिस्से को हम जमीन कहते हैं, है ना। तो ये अलग अलग लेवल्स हो गए, इसे हम लेवल्स कहेंगे, जहाँ पे वेस्ट मिलकर एक लेवल क्रिएट करते हैं। ये एक लेवल हो गया, ये एक लेवल हो गया, ये एक लेवल हो गया। तो मैंने यहाँ पे अलग अलग लेवल्स क्रिएट किए हुए हैं। तो आई होप सो कि यहाँ पे इंपॉर्टेंट टर्म्स में सबसे लास्ट टर्म हम पढ़ रहे हैं ट्राइब्स। ट्राइब्स मतलब कि मैनी फार्मर्स एंड हर्डर्स लिव्ड इन अ ग्रुप्स, मतलब कि बहुत सारे फार्मर और हर्डर्स, मतलब कि जो हर्डर्स मैंने बताया था कि जो लोग खेती वगैरह करते हैं वो, या जो किसान होते हैं वो लोग ग्रुप में रहते हैं। ऐसे ग्रुप के लोगों को हम लोग ट्राइब कहते हैं।
पहले के ज़माने में जो आदिवासी के लोग थे जो जंगल में रहते थे, उन्हें हम एक ट्राइब कहते थे कि ये एक ट्राइब, एक प्रजाति है। ट्राइब को हिंदी में कहते हैं प्रजाति। आप देख सकते हो कि ये लोग हैं जो ग्रुप में रह रहे हैं, जंगल में घूमते हैं, शिकार वगैरह करते हैं, खेती वगैरह करते हैं। तो इन पूरे एक ग्रुप को हम लोग क्या कहेंगे? ट्राइब। हालांकि अभी ऐसी ट्राइब्स नहीं रही, पर अभी भी आप अमेज़न के जंगल में चले जाओ तो वहाँ पे, या फिर अफ्रीकन के जंगल में चले जाओ तो ऐसे ट्राइब्स के लोग आपको मिलेंगे, ऐसे लोग जो ग्रुप में रहते हैं। तो ये ट्राइब्स है। तो हमने इंपॉर्टेंट टर्म पढ़ लिए, सारे इंपॉर्टेंट टर्म को एक बार आप पढ़ लेना, देख लेना। अगर ना समझ में आए तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि कौन सा टॉपिक मैंने आपको सही से नहीं समझाया, ताकि मैं उस पर फोकस करूँ और सही से समझाने की कोशिश करूँ। टास्क ऑफ द डे, टास्क ऑफ द डे मैं ऐड कर रहा हूँ, मेक अ लिस्ट ऑफ द डिफरेंट नेम ऑफ द ट्री, प्लांट एंड हर्ब्स नियर बाय यू। आपको क्या करना है, आपके आसपास में जितने भी पेड़ हैं, जितने भी गार्डन्स हैं, या आपके आसपास में जो भी अंकल आंटी रहते हैं उनके घर पे छोटे छोटे पेड़ पौधे होंगे, उनके नाम की एक लिस्ट बनानी है। क्या करना है? उनके नाम की एक लिस्ट बनानी है। आपको एक लिस्ट बनानी है उन सब पेड़ों के नाम की, कि ये पेड़ कौन सा है, ये पेड़ पौधा कौन सा है, इसका नाम क्या है ना, इसको ग्रो होने में कितने टाइम लगता है। ये सारी चीज़ें आपको लिखनी कि उसको ग्रो करने के साथ साथ उसको कौन कौन से विटामिन की ज़रूरत है, कौन से लैंड में आप ग्रो कर सकते हो। तो आप हर एक पेड़ पौधे पे रिसर्च भी कर सकते हो। ऐसा करके आपको टेक्स्ट बुक के अलावा की नॉलेज मिलेगी जो टेक्स्ट बुक में नहीं होती। तो हमारा टारगेट ये है कि हम आपको टेक्स्ट बुक के अलावा बहुत सारी चीज़ें सिखाएं, जो एक्स्ट्रा नॉलेज है वो हम देने की कोशिश करें। सिर्फ टेक्स्ट बुक के नॉलेज पे या टेक्स्ट बुक की चीज़ों पे हम लोग फोकस नहीं करते। तो स्किलटब एजुकेशन आपको यही फाउंडेशन प्रोवाइड करता है, जहाँ पे हम लोग अलग अलग चीज़ों के बारे में कॉन्सेंट्रेट करते हैं, पढ़ते हैं। तो ये टास्क ऑफ द डे है। थैंक यू सो मच। अगर आपको टॉपिक में समझ में ना आया हो या किसी भी टॉपिक में अगर आपको इश्यू लगे तो आप मुझे बता सकते हो। माई सेल्फ आशीष बचवानी, और आप स्किलटब एजुकेशन में सोशल साइंस हिस्ट्री फाउंडेशन पढ़ रहे हो मेरे साथ। आपको ऐसा लग रहा है कि आपको बहुत अच्छा लग रहा है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ रिफ़र कर सकते हो। हम लोग यहाँ पे सिर्फ स्कूल एग्जाम्स को टारगेट नहीं करते, सिमिलरली हम आपका फ्यूचर भी बेटर करते हैं, और हम आपको बेसिक से बेसिक नॉलेज बेटर तरीके से मिले ये देने की हम लोग कोशिश करते हैं। तो थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय।